आपका है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के ऊपर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैसे एक्ट करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के मॉडल कौन से होते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आज के टॉपिक के अंदर शामिल है। आज हम देखेंगे और कुछ हम चीजें आगे भी जाके देखेंगे। इसके अंदर डीएसएस क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिसीजंस कौन कौन से होते हैं। जाहिर बात डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है तो हम किस किस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की क्या कैपेबिलिटीज हैं, ये क्या क्या आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और ये कौन सी सलाहियतें रखता है, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। फिर अगला जो टॉपिक है वो इसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के कौन कौन से हिस्से होते हैं, इसके चार बेसिक हिस्से होते हैं। वो चार हम हिस्से जो हैं वो हम डिटेल के एक एक हिस्से को हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर डीएसएस क्लासिफिकेशन हैं, मुख्तलिफ किस्म के डीएसएस होते हैं, हम उनको किस तरह क्लासीफाई करते हैं ये भी हम चीज़ें देखेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है ये हम चीज़ें डीएसएस हार्डवेयर और डीएसएस क्लासिफिकेशन और इसके जो मॉडल हैं, क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो मुख्तलिफ मॉडल्स की बेस के ऊपर डीएसएस की क्लासिफिकेशन वो हम करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। वो मॉडल कौन से हैं, मॉडल ड्रिवन डीएसएस है, डाटा ड्रिवन डीएसएस है, हमारे पास नॉलेज ड्रिवन डीएसएस है, हमारे पास कम्युनिकेशन ड्रिवन डीएसएस है, और हमारे पास डॉक्यूमेंट ड्रिवन डीएसएस है। फिर अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे आर्किटेक्चर कौन सा होता है डीएसएस का, रिलेशन टू एमआईएस। जो डीएसएस है वो एमआईएस के हिसाब से उसका क्या रिलेशनशिप है, एमआईएस और डीएसएस आपस में किस तरह कोरिलेट करते हैं, ये भी हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और रिलेशन टू बिजनेस इंफॉर्मेशन, इसको भी हम देखेंगे। ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जब हम मुख्तलफ डीएसएस को मिला देते हैं, एक डीएसएस के ऊपर डिपेंड नहीं करते, एक से ज़्यादा डीएसएस जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि वो किस तरह उनकी कनेक्टिविटी होती है और कौन से उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। और जब हम ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सिंगल डीएसएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो आज देखेंगे। और जब हम ग्रुप पे जाते हैं, मुख्तलिफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को मिलाते हैं तो उनके कंपोनेंट्स क्या से होते हैं। और एक है हमारे पास एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है, ईएसएस है, जो सबसे टॉप मैनेजमेंट जिसको यूज कर रही होती है, सबसे ऊपर होता है, वो हमारे पास ईएसएस होता है। तो इसके जो डीएसएस है इसके नीचे जो है वो आपके पास एमआईएस सारा होता है, और एमआईएस से नीचे जो है वो आपके पास टीपीएस होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में सबसे पहला है। तो ये हम देखेंगे कि डीएसएस और उसकी टाइप्स और उसके सिस्टम्स और उसके कंपोनेंट्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके आर्किटेक्चर, डीएसएस के रिलेशनशिप्स, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और ईएसएसएस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर और आज के लेक्चर के अंदर ये दोनों चीज़ों के अंदर हम इस चीज़ को कवर करेंगे, ताकि ये जो है आपका टॉपिक जो है डीएसएस वाला जो है वो कंप्लीट हो सके। ये आपका वीक 4 के अंदर आ रहा है, इसको हम देखेंगे पूरा और इसको हम स्टडी करेंगे। इसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर
जब भी एग्जेक्टिव जो है, हायरार्की, टॉप मैनेजमेंट जो है, जब भी कोई डिसीजन लेती है तो डिसीजन लेने से पहले उसके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन जो उसको डिसीजन के अंदर फैसिलिटेट कर सके, उसको अपनी कंक्लूजन पे लेके जा सके, उस डिसीजन को या कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए जो इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, वो इंफॉर्मेशन आपको डीएसएस देता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है देता है। इसके अंदर मैं एक बात आपको बताता जाऊं, और ये बड़ी पर्टिनेंट चीज है, इसको ज़हन के अंदर रखिएगा कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो कभी खुद डिसीजन नहीं करता। ये एक बात बहुत बड़ा पॉइंट है। लोग अक्सर ये लिख देते हैं या लोग समझते हैं कि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो खुद डिसीजन कर रहा होता है। नहीं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम खुद डिसीजन नहीं कर रहा होता। वो आपको डिसीजन करने के लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आप इसके लफ्ज से देखें, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन को डिसीजन करने के लिए जो आपको मदद चाहिए, जो आपको मदद प्रोवाइड करता है, इसको हम कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं। डिसीजन करने के लिए जो आपको मदद चाहिए वो आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम देता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम खुद डिसीजन नहीं करता। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन करने के लिए जो आपको मालूमात चाहिए वो आपको मालूमात फराहम करता है। दिस इज कॉल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आप अल्फाज को गौर से देखें। ये मैं इसको अल्फाज को यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूं। ये आप इस अल्फाज को देखें जरा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये देखें, ये डिसीजन आपने करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए वो आपको ये एक सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। ये देखें, ये 3 डिफरेंट अल्फाज हैं, इनको आप गौर से देखें, ये आपको फिर मेरी बात क्लियर हो जाएगी। एक लफ्ज डिसीजन है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए वो एक फिजिबिलिटी बनाएगा। वो देखेगा मेरा बजट कितना है, मेरा रेवेन्यू कितना है, मेरे एक्सपेंडिचर कितने हैं, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, मेरे पास प्रोडक्शन कितनी है, और वो अपनी इस मालूमात की बेस के ऊपर डिसीजन करेगा। एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उससे पहले वो 6 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है, और वो देखेगा कि मेरी 6 प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है, मैं 7वीं प्रोडक्ट्स भी सक्सेसफुली लॉन्च होगी। वो 6 प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो कौन देगा? वो आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम देगा। ये आपके पास डीएसएस है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो अब ये देखते हैं इसकी एग्जाम यहाँ पर लिखी हुई है, ऑफर पोटेंशियल टू असिस्ट इन सॉल्विंग बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, आपके पास असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये असिस्ट करता है, आपकी मदद करता है डीएसएस। फिर वही मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम खुद इट सेल्फ डिसीजन नहीं करता। ये अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज को ट्विस्ट कर देते हैं या समझते हैं कि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो खुद डिसीजन कर रहा होता है। हमने सिस्टम लगा दिया और वो खुद ब खुद डिसीजन करता जा रहा है, ऐसा नहीं होता। वो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए
हम उसके अंदर दूसरी टेक्निक्स यूज करते हुए, हम मशीन लर्निंग यूज करते हुए, वो हम सिस्टम को खुद इस कैपेबल करते हैं कि वो खुद डिसीजन कर रहा होता है सिस्टम। लेकिन वो जो डिसीजंस हैं, वो डिसीजंस हमने खुद उसके अंदर आर्टिफिशियली हमने अल्गोरिदम्स के जरिए उस सिस्टम के अंदर डाले होते हैं कि अगर यहाँ तक वैल्यू आती है तो वो खुद ब खुद वो आपको अलार्म बजा दे। मिसाल है कि एक ये फायर अलार्म है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा होता है, तो जैसे ही वो स्मोक आती है तो वो सेंसर डिटेक्ट करते हैं और वो आपको अलार्म बजा देते हैं। ये सिस्टम हमने डेवलप किया हुआ है, ये कंप्यूटर ने डेवलप किया हुआ, ये हम खुद ब खुद इसके अंदर एल्गोरिथम फीड किए हुए कि अगर टेम्परेचर यहाँ तक आता है, इतनी वैल्यू तक आता है तो ये एक्शन करें, अगर टेम्परेचर इतनी वैल्यू तक जाता है तो ये एक्शन हो, अगर टेम्परेचर फिर भी इसकी वैल्यू से इंक्रीज करता है तो इसके अंदर ये एक्शन हो। ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमने मशीन्स को खुद ये बात सारी डिक्टेट की हुई है, हमने उसको समझाई हुई है और मशीन फिर उसी तरह एक्ट कर रही होती है और वो खुद मशीन डिसीजन ले रही होती है। लेकिन वो डिसीजन किसके होते हैं? वो डिसीजन हमारे होते हैं, वो हमने कंप्यूटर को फीड किए होते हैं, वो हमारे प्यास पे कंप्यूटर जो है वो डिसीजन ले रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली वो डिसीजन हो रहे होते हैं। लेकिन वो सारे के सारे डिसीजन हम उनको फीड करते हैं, हम उनको बताते हैं। तो ये सारी सारी चीजें जो है इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो डीएसएस की बात हो रही है, जिसके अंदर सिस्टम जो है वो हमें मालूमात फराहम करता है और हम उन मालूमात की बेस के ऊपर हम फिर खुद डिसीजन लेते हैं और वो हम मुख्तलिफ किस्म के डिसीजन होते हैं। वो हम डिसीजन की टाइप्स आगे जाके हम अगली स्लाइड्स के अंदर जाके देखेंगे इसके अंदर। ये डेफिनेशंस मुख्तलिफ लिखी हैं। A decision support system is an interactive computer-based system or subsystem intended to help decision makers use communications technologies, data, documents, knowledge, or the models to identify and to solve problems, complete decision process tasks and make decisions। अब इस डेफिनेशन में के अंदर आप गौर से देखेंगे तो जो मैं पिछली स्लाइड्स के अंदर बात समझा रहा था वही बात इसमें लिखी हुई है। इज एन इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, सबसिस्टम इंटेंडेड टू हेल्प डिसीजन मेकर्स। ये डिसीजन नहीं ले रहा डीएसएस, ये डिसीजन मेकर्स की हेल्प कर रहा है कि वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को यूज करें, डाटा को यूज करें, डॉक्यूमेंट्स को यूज करें, नॉलेज की बेस के ऊपर अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें और पूरा डिसीजन मेकिंग का टास्क परफॉर्म करें और डिसीजंस लें। ये आपके पास डीएसएस की डेफिनेशन है और यही उसका असल मसला, उसका असल मीनिंग है डीएसएस का। अगर आप सही मीनिंग डीएसएस का नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए आगे फिर प्रॉब्लम होगी, आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। ये देखें जरा, decision support system is a general term for any computer application that enhance a person or group ability to make decisions। ऐसी कोई भी कंप्यूटर की एप्लीकेशन जो कि डिसीजन मेकर या ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकर्स की हेल्प करे कि वो डिसीजंस ले सके, ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहेंगे। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की डिसीजन मेकर्स की हेल्प करनी है, ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का पर्पस है और इसी पर्पस को सर्व करना डीएसएस का काम है। डिसीजन मेकर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करता है, डाटा को यूज करता है, डॉक्यूमेंट्स को यूज करता है, नॉलेज को यूज करता है,
जो उसके पास नॉलेज होता है, या वो नॉलेज को जो गेन करता है और इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि मैंने जो टारगेट सेट किए थे वो टारगेट क्यों नहीं अचीव हो पा रहे, इसको वो आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करने के बाद वो उसको सॉल्व करने जाता है। सॉल्व करने के लिए उसको जो डिसीजन, जो स्टेप्स से गुजरना पड़ता है और फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है, इस सारे प्रोसेस को डीएसएस फैसिलिटेट कर रहा होता है। दिस इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये आपके पास डेफिनेशन जो फर्स्ट है वो आपके पास आ रही है और ये आपको डेफिनेशन जो है वो आपको ये क्लियरली बात बता रही है। इसको आप पढ़ेंगे बार बार, इसको गौर से पढ़ें, इसका एक एक लफ्ज पढ़ें और इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी इसकी। अब ये इसकी एक पिक्चर आ रही है आपके पास, डिसीजन मेकिंग एज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से लेके टॉप से लेके जो बॉटम तक है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है और आपके पास जो फर्स्ट 3 लेयर्स आ रही हैं ये आपके पास इंटेलिजेंस, डिजाइन और चॉइस, ये डिसीजन मेकिंग की लेयर्स हैं। और जब ये साथ में इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग भी ऐड कर लूंगा तो ये आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की लेयर्स आ जाएंगी। आपके पास इंटेलिजेंस होती है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, आपके पास सारा डाटा मौजूद होता है, वो आपके पास टॉप लेयर के ऊपर आ रहा होता है। फिर हम उसके बाद डिजाइन करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को डिजाइन करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और हम उसके सॉल्विंग के लिए चलते हैं। जब हम सॉल्विंग के लिए जाएंगे, डिसीजन मेकिंग के लिए जाएंगे तो हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होगी। हम उन मल्टीपल चॉइसेस में से हमने एक चॉइस को हमने सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर जब वो चॉइस सिलेक्ट हो जाती है, जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चल पड़ते हैं। उस चीज को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। प्रॉब्लम फाइंड आउट की, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को अप्लाई किया और हमने डिजाइन किया कि ये हमारी प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड हमारे पास सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी चॉइसेस हैं, उनमें से चॉइस को सिलेक्ट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम मॉनिटरिंग करते हैं उसकी। फिर हम उसके ऊपर पैरा देते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो गई है या इसके अंदर कोई जो चॉइसेस हैं, कोई और बेटर चॉइस भी अवेलेबल है। एक चॉइस जो है हमें ₹5 दे रही है, दूसरी चॉइस हो सकता है कि वो आपको सेविंग ₹7 दे रही हो, तो और चॉइस हो वो आपको 7 से भी ज्यादा पैसे दे रही हो। तो ऐसी भी हो सकती हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग, प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस कर रहे हैं, उसकी सेल नहीं बढ़ रही, तो आप मुख्तलिफ चॉइसेस देखते हैं। हो सकता है कि कोई आप जो चॉइस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उससे भी कोई बेटर चॉइस हो, तो वो मॉनिटरिंग के अंदर जब आप करेंगे तो आपके पास डिफरेंट चॉइसेस अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मॉनिटरिंग के जरिए डिफरेंट चॉइसेस के रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे और वो आपको बता रहे होंगे कि जो रिजल्ट्स हैं, मॉनिटरिंग है कि आपकी कौन सी चॉइस जो है वो बेस्ट है और कौन सी जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो ये आपके पास डिसीजन मेकिंग एज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि ये डिसीजन मेकिंग है, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। ये आपके पास मॉडल आपके पास आ रहा है नज़र, ये आपको बता रहा है इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स बाई मैनेजमेंट लेवल। आपके पास 3 तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन होती है, ये सबसे बॉटम पे होती है, और आपके पास टेक्निकल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है, ये आपके पास मिडिल लेवल के ऊपर आ रही होती है, और सबसे जो टॉप के ऊपर आपके पास जो आ रही होती है चीज़, वो आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपके पास आ रही होती है। आप यहाँ पर
देखेंगे कि यहाँ पर ये डिसीजन लिखा हुआ है और इसके जो एरोज हैं वो आपके पास बोथ साइड के हैं, एरोज हैं। ये आपके पास टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये एरोज और डिसीजन और ये इंफॉर्मेशन, ये देखें ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। डिसीजन भी यहाँ पर भी इस लेवल पे भी डिसीजन हो रहा है आपके पास, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेवल पे भी डिसीजन हो रहा है, टेक्निकल मैनेजमेंट लेवल पे भी डिसीजन हो रहा है और आपके पास ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल के ऊपर भी डिसीजन हो रहा है। इसलिए ये जो एरो के निशान हैं ये ऊपर से लेके नीचे तक आ रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि आपके पास तीनों स्टेजेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग हो रही है। ये जो रेक्टेंगल है ये इसके तीनों जो आपके पास इसके हैं स्लॉट्स हैं, तीनों स्लॉट्स के अंदर आपके पास डिसीजंस मेकिंग हो रही है और तीनों स्लॉट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास ट्रेवल कर रही है। यहाँ पर भी इस लेवल पे भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, इस लेवल पे भी है, इस लेवल पे भी इंफॉर्मेशन मौजूद है और ये इंफॉर्मेशन टॉप से बॉटम तक भी जा रही है और बॉटम से टॉप तक भी इंफॉर्मेशन आपके पास जा रही है। इस तरह डिसीजन मेकिंग सबसे बॉटम लेयर के ऊपर भी हो रही है और सबसे टॉप लेवल के ऊपर भी आपके पास डिसीजन मेकिंग हो रही है। इसलिए इंफॉर्मेशन और ये जो डिसीजन है ये आपके पास पैरेलल आपके पास शो किए गए हैं इन तीनों कंपोनेंट्स के। टाइप्स ऑफ डिसीजंस, जैसे ये हमने पिछली स्लाइड्स के ऊपर देखा था कि हमारे पास किस किस टाइप्स के डिसीजन होते हैं। स्ट्रेटेजिक होते हैं, मैनेजमेंट और टेक्निकल होते हैं और हमारे पास ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं। जो आपके पास स्ट्रेटेजिक लेवल के जो डिसीजंस होते हैं वो आपके पास यहाँ पर ये डिस्क्राइब किए गए हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न्ड विद लॉन्ग टर्म गोल्स एंड पॉलिसीज फॉर रिसोर्स एलोकेशन ओब्लिग मैनेजमेंट टू मीट डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे जो ऊपर वाले लेयर के ऊपर होते हैं वो एग्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, वो टॉप मैनेजमेंट उसको देख रही होती है और टॉप मैनेजमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म डिसीजंस करती है। जो सबसे जो ऑपरेशन लेवल पे डिसीजन हो रहे होते हैं वो शॉर्ट टर्म डिसीजन भी हो रहे होते हैं। मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सैलरी का कोई इशू है, वो शॉर्ट टर्म आपके पास आ जाएगा। आपके पास किसी प्रोडक्ट, किसी एक सप्लायर का इशू है तो आपके पास वो शॉर्ट टर्म आ जाएगा। जो ऑपरेशन के रिलेटेड है, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है, जो शॉर्ट टर्म है, वो आपके पास सारे के सारे डिसीजन जो हैं वो ऑपरेशन लेवल पे आ रहे होते हैं। जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है वो आपके पास हमेशा वो टॉप लेवल पे ऊपर हो रही होती है और टॉप लेवल के ऊपर हमारे पास स्ट्रेटेजिक लेवल की ही डिसीजन मेकिंग होती है। मैनेजमेंट और टेक्निकल डिसीजन है। अच्छा जी, ये टेक्निकल डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव डिफाइंड गोल्स। अब गोल्स किधर डिफाइंड है? गोल्स डिफाइंड है स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। स्ट्रेटेजिक जो मैनेजमेंट होती है, जो सबसे टॉप के ऊपर होती है, वो गोल्स डिफाइन करती है। अब उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने रिसोर्सेज हैं, उन सब को बेटर यूटिलाइज कैसे करना है, किस तरह एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है कि आपके पास रिसोर्सेज को मैक्सिमम, ये अल्फाज याद रखें कि हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकेंगे और उसको यूटिलाइज करते हुए हम मैक्सिमम अपने गोल्स कैसे यूटिलाइज करें। सबसे कम एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे सबसे कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए सबसे ज्यादा फायदा गेन करती है,
दिस इज द क्वालिटी, यही इन्हांसमेंट है, यही बेटर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज की। तो डीएसएस जो है, इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर ये भी आ जाता है, जो मैनेजमेंट लेवल की डिसीजन मेकिंग है, इसके अंदर ये भी आ जाता है कि हम अपनी चीजों को कम से कम यूटिलाइज करें, इफेक्टिवली यूटिलाइज करें और ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें और हमारी चीजें सबसे सबसे ज्यादा यूज हो। अब ये ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग आ गई। अब इसके अंदर क्या बात की जा रही है, इसके अंदर ऑपरेशनल decision making is concerned with the effective and efficient use of resources for execution of the specific task। जो टास्क हैं उसको परफॉर्म करने के लिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जा सकता है, ये सारी की सारी चीजें आपके पास ऑपरेशन लेवल पे आ जाती है। और ऑपरेशन लेवल के ऊपर आपके पास शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग आ जाती है, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग आती है और ऑपरेशन लेवल के ऊपर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग आ जाती है। अब हम देखते हैं, इसके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, किस किस तरह की डिसीजन मेकिंग होती है। ये तीन टाइप्स तो हमने पढ़ ली। ऑपरेशनल होती है, हमारे पास टेक्टिकल होती है और हमारे पास स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर होती है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ से। ये कलर आपके पास कलर शेड्स हैं, नजर आ रहे हैं। ये पास जो कलर शेड्स हैं यहाँ पर, वो आपके पास इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपके पास स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ इंडिकेशन है, और ये आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ है। ये आपके पास ऑपरेशनल, टेक्टिकल और ये स्ट्रेटेजिक जो है, ये तीन तरह की आपके पास डिसीजंस होते हैं, जैसे ही हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर हमने इसको स्टडी किया है। अब जो इंफॉर्मेशन होती है आपके पास स्ट्रक्चर्ड होती है, वो हमारे पास वो क्या होती है, उसके अंदर हमें जो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा डाटा और टूल्स का एनालिसिस करना पड़ता है और इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, ताकि हमें बहुत ज़्यादा कन्फाइंड इंफॉर्मेशन मिल सके, बेहतरीन शक्ल के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिल सके, ऑर्गेनाइज्ड आपके पास इंफॉर्मेशन मिल सके। ये आपके पास स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड मीन ऑर्गेनाइज्ड, कंपाइल्ड, चेक्ड, प्योरीफाइड, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाती हैं। और इसके अंदर हमारे पास पहले ही बहुत ज़्यादा एनालिसिस और चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा टूल्स का पहले का इस्तेमाल किया गया होता है। और ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो डे बाय डे चीज़ें होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड होते हैं, क्योंकि एक काम डेली मसला आ रहा है, वो चीज़ें सॉल्व पहले ही हो चुकी होती हैं, उसके ऊपर पहले डिसीजन मेकिंग हो चुकी होती है, वो चीज़ें पहले कन्फाइंड हो चुकी होती हैं, कंपाइल्ड हो चुकी हुई हैं, उसके ऊपर वर्किंग हो चुकी हुई है। वो चीज़ें जो है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड होकर पड़ी हुई हैं। जबकि दूसरी जानब जो है, अगर मैं चाहता हूँ तो अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर ऑफन लेस डिटेल डाटा अवेलेबल, सो रिक्वायर गुड टूल्स फॉर मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग। अगर हमारे पास चीज़ें जो हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होंगी तो हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमें उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टूल्स और डाटे को कंपाइल करने के लिए, उसको बेहतरीन शक्ल में लाने के लिए उसको हमें बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर है, हमें बहुत ज़्यादा डाटा रिक्वायर्ड है, हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो हम उसके ऊपर फोरकास्टिंग कर सकें। तो जो है डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके पास
वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है, वो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है, और वो आपके पास सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है। ये चीजें हम देखते हैं, ये आपके पास नजर आ रही हैं। आपके पास स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है और अनस्ट्रक्चर्ड है। ये तीनों तरह की जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर आप इसको देखेंगे तो स्ट्रक्चर्ड को अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक लरा कलर के अंदर आ रहा है। अनस्ट्रक्चर्ड को देखेंगे तो ये सेपरेट कलर आपको नजर आ रहा है, और अगर सेमी स्ट्रक्चर्ड को देखेंगे तो ये इन दोनों कलर्स का कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर्ड के अंदर हमें ज्यादा चीजों को डाटा और एनालिसिस करना पड़ेगा, और ये हमें ज्यादा पहले प्यूरिफाइड होकर पड़ेंगे। इनकी डिटेल हम अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर ये ऑपरेशनल लेवल की इंफॉर्मेशन है, ये मैनेजमेंट टेक्निकल लेवल की इंफॉर्मेशन है, डिसीजन मेकिंग है, और ये हमारे पास तीसरी जो आ रही है वो हमारे पास स्ट्रेटेजिक लेवल की जो है वो आपके पास चीजें आ रही हैं। अब ये देखें, ये ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है, मैपिंग मलेरिया रिस्क इन अफ्रीका। ये अफ्रीका के अंदर जो है वो किस तरह मलेरिया फैल रहा है उसकी मैपिंग करने के लिए बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इसके अंदर स्ट्रेटेजी का आप लेवल पे जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल मलेरिया डिस्ट्रीब्यूशन मैप, ये आपके पास एक स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन है। यूज फॉर प्लानिंग एंड इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल हेल्थ ऑफिशियल्स। अगर आपने स्ट्रेटेजिक लेवल की इंफॉर्मेशन बनानी है तो आपको देखना पड़ेगा कि दूसरे मुल्कों के अंदर मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए उनकी जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्या क्या उसके अंदर इस्तेमाल किया है। तो ये आपके पास मैनेजमेंट लेवल के ऊपर स्पेटियल डिसीजंस ऑन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सीजनैलिटी, और ये मलेरिया डाटा, मलेरिया सीजनैलिटी डाटा, मलेरिया अकरेंस डाटा, ये सारी ऑपरेशनल लेवल की इंफॉर्मेशन है, और ये मैनेजमेंट लेवल की इंफॉर्मेशन है, और ये हमारे पास स्ट्रेटेजिक है। जहां पर आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, एक पूरी चीज को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर हमें इंटरनेशनल हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर कंट्री की, वो हमें प्लानिंग और उसकी इंटरवेंशन और प्रिवेंशन के लिए क्या क्या मेजर्स हैं, ये सारी की सारी हमें यहाँ पर चाहिए होती है। जैसे अभी कोविड-19 है तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है पूरी दुनिया की वो यहाँ पर आ रही होती है। यहाँ पर आ रही है पूरी दुनिया में किस तरह फैल रहा है, कि क्या उसके अंदर कौन से मुल्कों ने कैसे कंट्रोल किया और उन्होंने कौन कौन से मेजर्स लिए और उसके ऊपर कैसे उन्होंने प्रिवेंशंस की। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए, ये सारी की सारी हमें रिक्वायर्ड है इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पर हमारे पास आ रही है। तो ये आपके पास एक किस्म की ऑपरेशनल मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी के लेवल के ऊपर एक कोई रिस्क है उसको मैप किया हुआ है। इसको आप कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर आप देख लें कि ऑपरेशन लेवल के ऊपर आपको क्या क्या चाहिए, मैनेजमेंट लेवल पे क्या क्या चाहिए, और स्ट्रेटजी के लेवल के ऊपर अगर आपने कुछ स्ट्रेटजी बनानी है तो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये आपके पास सारी की सारी, ये आपके पास DSS सिस्टम जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये आपके पास अगली स्लाइड के अंदर है। स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड हमने पीछे देखा था कि स्ट्रक्चर्ड जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास किस तरह की होती है। वो आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो प्योरीफाइड होती है। स्ट्रक्चर्ड जो है वो एक डिसिप्लिन में पड़ी होती है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड होती है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए होते हैं उसके ऊपर, स्ट्रक्चर्ड के ऊपर, और हमने एक्सपेरिमेंट्स करके अपने रिजल्ट्स निकाल के हमने उस चीज को प्योरीफाई करके, टेस्ट करके, कंपाइल करके हमने रखा होता है। और जो हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड है और या अनस्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर चीज बिल्कुल रॉ फॉर्म के अंदर है, और वो पहली बार अगर कोई चीज हमें किसी प्रॉब्लम से सामना करना पड़ा है पहली बार, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर आएगी। एक प्रॉब्लम से हम आए दिन
उससे सामना करते हैं, तो उस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो हमारे पास डाटा होगा वो ऑलरेडी हमारे पास डाटा मौजूद होगा कि पिछले साल ये हुआ था, 6 महीने पहले ये हुआ था, 3 महीने पहले ये हुआ था। तो उस स्ट्रक्चर वो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन आती है। अनस्ट्रक्चर्ड वो चीज जो कभी पहली बार हुई है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। जो सेमी स्ट्रक्चर्ड है, ऐसी चीज जो कभी कभार होती है, वो आपके पास सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर आ जाती है। फॉर ईच डिसीजन यू मेक द डिसीजन विद इन फॉर स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये 3 के अंदर आती है। स्ट्रक्चर्ड ऑफन कॉल्ड प्रोग्राम्ड डिसीजंस because they are routine and they are usually specific policies, procedures or actions that can be identified to help make the decisions. अब ये इसके अंदर लफ्ज देखें जो अभी मैं आपको लफ्ज जो है क्लियर करा था, because they are routine, ये रूटीन वर्क है, एंड यूजुअली स्पेसिफिक पॉलिसीज, आमतौर पर ये स्पेसिफिक पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, that can be identified to help the decision to make the decision. ये रूटीन मर्रा की जो चीजें होती हैं, रूटीन मर्रा के जो डिसीजन होते हैं, ये आपके पास स्ट्रक्चर्ड होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने डेली आप डिसीजन लेते हैं, हर दूसरे दिन आप डिसीजन लेते हैं, इसी तरह के डिसीजन लेते हैं, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर्ड चीजें, ऑर्गेनाइज हो जाती चीजें, आपके पास डाटा काफी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल, दिस इज हाउ वी यूजुअली सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हम रूटीन में इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि रूटीन बन गई होती है इस तरह की प्रॉब्लम को, तो सॉल्व कैसे करना है, ये आपके पास स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस आ जाते हैं हमारे पास। अब हम चलते हैं दूसरी अगली टाइप की तरफ। अनस्ट्रक्चर्ड कौन से होते हैं, अब इसकी एग्जांपल देखें जरा। डिसीजन सिनेरियोज दैट ऑफन इन्वॉल्व न्यू और यूनिक प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम जो पहली बार हमारे पास आई है, वो अब मैंने जैसे पिछली स्लाइड्स में कहा है कि ऐसी प्रॉब्लम जो ऐसा कोई मैटर है जो पहली बार हमारे पास सामने आया है, और उस मैटर के रिलेटेड हमारे पास डाटा भी मौजूद नहीं है इतना, वो हमारे पास जो सिचुएशन होगी वो हमारे पास यूनिक सिचुएशन होगी, वो अनस्ट्रक्चर्ड होगी। उसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां भी होंगी हमसे, और हम उन गलतियों से सीखते हुए चीज़ों को प्योरीफाई भी करेंगे, और फिर हम उसको चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड होने की तरफ लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन ऐसे होते हैं जो हमारे पास पहली बार कोई चीज़ आया है, कोई इवेंट पहली बार हैपन हुआ है, तो वो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस के अंदर आ जाएगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ऐसी चीज, ऐसी प्रॉब्लम जो कभी कभार आती है, कभी कभार कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई, वो हमारे पास चीज जो है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर आ जाती है। स्ट्रक्चर्ड के अंदर कौन सी आ जाती है, ऐसी प्रॉब्लम जो हम आए दिन फेस करते हैं। ये मेरे अल्फाज को गौर से सुने, स्ट्रक्चर्ड के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स जो हम आए दिन फेस करते हैं और आए दिन हम उनको सॉल्व करते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड कौन सी है, जो पहली बार हमने फेस की है, जो यूनिक है, जो पहले कभी भी ऐसी प्रॉब्लम राइज आउट नहीं हुई, वो हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड, वो अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर आ जाएगी। और सेमी स्ट्रक्चर्ड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो कभी कभार जो कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है, कभी कभार कोई ऐसा मसला होता है, तो वो चीजें हमारे पास आ जाएंगी, सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस के अंदर आ जाएगी हमारे पास। इसका डिसीजन मेकर्स का कौन कौन से होते हैं, रोल्स कौन कौन से होते हैं, डिसीजन मेकर कौन से होते हैं। कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है डिसीजन मेकर, टीम भी हो सकती है, 4-5 लोग मिलकर डिसीजन कर रहे हैं, कोई ग्रुप भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, पूरी डिसीजन मेकर्स के अंदर आ जाती है। तो ऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकर्स विल डिफर इन देयर नॉलेज। इंडिविजुअल करेगा तो और नॉलेज होगा, टीम होगी तो और नॉलेज होगा, ग्रुप होगा तो और नॉलेज होगा, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन करेगी तो और नॉलेज होगा, एंड एक्सपीरियंस। ये सारी चीजें जो हैं वो अपने
नॉलेज और एक्सपीरियंस के मुताबिक डिफर करेंगे। देयरफॉर देयर विल बी अ डिफरेंस इन हाउ दे विल रिएक्ट टू अ गिवन प्रॉब्लम सिनेरियो। अगर एक प्रॉब्लम आती है तो इंडिविजुअल और तरह रिएक्ट करेगा, टीम और तरह रिएक्ट करेगी, ग्रुप और तरह रिएक्ट करेगा, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन अगर रिएक्ट करेगी तो और तरह रिएक्ट करेगी। तो ये इसका रोल है इसके अंदर। अब यहाँ पर DSS कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटीज दी हुई हैं। ये आज के लेक्चर ये भी हम देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले जो है, जो DSS का गोल है, कैरेक्टरिस्टिक है और कैपेबिलिटी है। DSS का जो मेन पर्पस है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है और उसका कम्पिटिटिव पोस्चर है, उसका जो कम्पिटिटर के साथ जो उसका मसला है और उसके कम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए उसको जो चीज काम करना है उसको इनहांस करे। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक एंड कैपेबिलिटी ऑफ द DSS के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए क्या करता है। दिस इज द परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द DSS। वेब एनालिटिक्स है, इसके अंदर जो DSS है वो वेब के टूल्स को यूज करता है और वेब के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें सपोर्ट करता है। मसलन ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स जो है वो सारी की सारी होती वेब के ऊपर है। तो ऐसी जो ट्रेडिशनल एनालिटिक्स से हट के भी जो DSS है वो हमें वेब एनालिटिक्स के ऊपर भी सपोर्ट करता है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है जिसके अंदर डिफरेंट मेथड्स को यूज किया जाता है और फोरकास्टिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, रिपोर्टिंग की जा सकती है, वो सारी की सारी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर आती है, जिसके अंदर हम प्रिडिक्शंस करते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर ये हो सकता है। फोरकास्टिंग कर हम करते हैं, तो फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शंस के अंदर जो हमें डाटा चाहिए फोरकास्टिंग करने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए जो हमें डाटा चाहिए, तो ये भी DSS की कैपेबिलिटी है और DSS की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हमें प्रिडिक्टिव एनालिसिस के अंदर भी हेल्पफुल हो, हमें वेब एनालिटिक्स के अंदर भी हेल्पफुल हो, हमें बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर भी हेल्पफुल हो। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। हैंडल्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। ये जो DSS है ये बहुत ज़्यादा डाटे को, बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोर्सेज से आए हुए डाटे को ये हमें हैंडल करने के मदद, इसके अंदर मदद करता है। ये हमें रिपोर्ट्स और डाटे को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के अंदर हमें DSS जो है वो सपोर्ट करता है। और टेक्सचुअल और ग्राफिकल ये इस फॉर्म के अंदर भी हमें डाटा प्रोवाइड करता है। ये ड्रिल डाउन एनालिटिक्स के ऊपर भी बात करता है। ड्रिल डाउन एनालिटिक्स क्या है, टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे, इसके अंदर भी हमें हेल्पफुल होता है। हमें कम्प्लेक्स, बड़े सोफिस्टिकेटेड और जो कंपैरिजन बेस्ड जो हैं वो हमें जो एनालिसिस करने के अंदर भी ये हमें DSS जो है वो सपोर्ट करता है। हमें चीजों को ऑप्टिमाइज करने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। अच्छा जी, इसके अंदर ये यूरिस्टिक्स अप्रोचेस लिखी हुई हैं। यूरिस्टिक अप्रोचेस ये होती हैं जिसके अंदर हम एक चीज, एक प्रोडक्ट को, मिसाल है कि यहाँ से चीज जो है मुल्तान तक जानी है तो बेस्ट रूट क्या होगा, अल्टरनेट रूट क्या होंगे, ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कौन कौन से मुख्तलिफ वेज हैं, वो मुख्तलिफ वेज कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये सारी के सारी ये यूरिस्टिक की मसले के गूगल मैप है कि आपके पास यूरिस्टिक अप्रोचेज हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा होता है और आपको मल्टीपल ट्रैफिक की सिचुएशन भी आपको दे रहा होता है। ये सारी की सारी यूरिस्टिक, इसके अंदर गूगल मैप यूरिस्टिक अप्रोचेस को यूज करता है। तो ये भी DSS की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि वो टॉप टू बॉटम एनालिसिस करे, कम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस, कंपैरिजन, जहां पर मुख्तलिफ चीजों का कंपैरिजन करना हो उसके अंदर भी हमें वो सपोर्ट करे। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस हैं। व्हाट इफ, अगर मिसाल है कि ये होता है, अगर हम ऐसा करते हैं
तो क्या होगा, मेक हाइपोथेटिकल चेंजेस टू प्रॉब्लम एंड ऑब्जर्व इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट्स। हम मफरूजे की बेस के ऊपर, हम प्रॉब्लम्स के ऊपर, इसके अंदर प्रॉब्लम के अंदर चेंजेस करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। ये सारे के सारे सिमुलेशन टूल्स होते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है सिमुलेशंस हैं। हम चीज को सिमुलेट कर लेते हैं, हम प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म नहीं करते, हम कंप्यूटर के ऊपर ही सारा उसको बना के चला के देख लेते हैं। और सिमुलेशंस जो हैं ये हमारे पास हमें मोर देन 95% जो है वो रिजल्ट देती हैं, 98% भी रिजल्ट दे देती हैं। मोर देन 95 मैं कह रहा हूँ, 5% की इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रख रहे हैं। तो ये हमारे पास सिमुलेशंस, ये एक डुप्लीकेट होता है, रियल टाइम का डुप्लीकेट होता है। जैसे काम रियल टाइम में चलेगा वैसे ही कंप्यूटर के ऊपर चलेगा। फिर हम कंप्यूटर पे चलाते हैं तो फिर हमें रियल टाइम प्रॉब्लम्स का सामना, जो हमें प्रॉब्लम्स आनी होती हैं वो हमें सिमुलेशंस के अंदर पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, और हमें रिजल्ट्स का भी पता चल जाता है कि ये आउटपुट्स निकलेंगी। फिर रियल टाइम पे जब चीज चलती है तो उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम भी नहीं आ सकती हैं। ये नहीं कि जो सिमुलेशन चली है वो रियल टाइम पे भी 100% ऐसे होता है, नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ मार्जिन जरूर होता है। लेकिन सिमुलेशन जो अच्छे टूल्स हैं उनकी बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी होती है, वो 99.9% तक वो आपको एक्यूरेसी दे रहे होते हैं। ये जब मिसाइल टेस्ट होता है तो उससे पहले उसकी सारी सिमुलेशन होती है। ये जैसे खलाई शटल सैटेलाइट्स जो हैं वो फायर करने से पहले, खला में जाने से पहले, उस पूरी चीजों की सारी सिमुलेशंस कंप्यूटर के ऊपर ही होती हैं। वो खलाई मशीन वो बार बार टेस्ट नहीं की जा रही होती, वो खलाई मशीन एक ही बार टेस्ट होती है, वो जाती है खला के अंदर, लेकिन उससे पहले कंप्यूटर के अंदर उसकी सारी की सारी वो टेस्टिंग, उसकी सिमुलेशन की जा रही होती है। गोल सीकिंग एनालिसिस क्या होता है? गोल सीकिंग एनालिसिस ये होता है कि इसके अंदर आप अपने गोल्स डिफाइन कर देते हैं और आपको इनपुट्स वेरिएबल का नहीं पता होता। मिसाल है कि आप चाहते हैं जी मुझे 9 लाख रुपया, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है मुझे 10 लाख रुपया बचना चाहिए, लेकिन वो कैसे 10 लाख बचना चाहिए, उसको 10 लाख बचाने के लिए कौन कौन सी चीजों को कितनी कितनी प्राइस के ऊपर सेट करना पड़ेगा, उसको कितना बजट के अंदर कमी करनी पड़ेगी, उसको अपनी मार्केटिंग कितनी ज्यादा करनी पड़ेगी, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं गोल सीकिंग एनालिसिस के अंदर। गोल सीकिंग एनालिसिस के ऊपर हम अगली स्लाइड वगैरह देखते हैं। यू नो दैट डिजायर रिजल्ट्स, आपको पता है कि आप 10 लाख उसका रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, आपको 10 लाख रुपए आपकी इनकम आनी चाहिए सालाना। तो यू वांट टू नो द रिक्वायर्ड इनपुट्स। अब आपको नहीं पता कि मैं 10 लाख मैंने बचत करनी है, लेकिन मुझे 10 लाख बचत करने के लिए मुझे पिछले अपने एक्सपेंडिचर के अंदर कितनी कमी करनी पड़ेगी और मुझे अपने रेवेन्यू के अंदर कितनी इंक्रीज करना पड़े और एक्सपेंडिचर मुझे कितने कम करने पड़े तो मुझे 10 लाख बचेगा। ये इन चीजों का आपको नहीं पता, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता है कि आपको 10 लाख रुपया सालाना बचत चाहिए अगर आपकी कंपनी सरवाइव करना चाहती है। तो इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का गोल सीकिंग एनालिसिस या मुख्तलिफ फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं। ये कैसे, ये आपके पास ये एक फार्मूला है, ये एक्सेल की एक स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको नहीं पता कि मैं कितना इंटरेस्ट रेट लगाऊं तो मुझे $900 जो है वो फायदा हो। आप चाहते हैं, आपका गोल है यहाँ पर कि $900 जो है वो मुझे फायदा होना चाहिए, $900, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं इंटरेस्ट रेट कितना रखूं तो मुझे जो है वो $900 फायदा होगा, ये आपको नहीं पता। तो इसके लिए आपको, आप कितनी अमाउंट को लोन करें, टर्म्स इन मंथ्स जो है वो आपको नहीं पता, इंटरेस्ट रेट का नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि $900 जो है वो इसके अंदर आना चाहिए। तो ये चीज जो है कि आपके पास गोल सीक जो है वो इसका फीचर होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करेंगे, आपको आउटपुट का पता होता है लेकिन आपको इनपुट का नहीं पता होता। इनपुट की वैल्यूज क्या क्या सेट की जाए, कितना मैं एक्सपेंडिचर कम करूं और रेवेन्यू के अंदर मैं कितना इजाफा करूं कि मुझे 10 लाख मंथली बचना चाहिए। आप क्या करते हैं कि 10 लाख रुपए सेट कर देते हैं अमाउंट, और फिर आप इनपुट वेरिएबल्स के अंदर आप एक्सपेंडिचर के अंदर कमी करते जाते हैं और साथ साथ देखते जाते हैं कि कहां तक कमी करने से जो है
वो आपको 10 लाख रुपए बच रहे हैं। रेवेन्यू में कितना इजाफा करूंगा कि 10 लाख बचेंगे, एक्सपेंडिचर में कितना कमी करूंगा तो मुझे 10 लाख बचेंगे। ये चीजें सारी की सारी गोल सीक के अंदर आ जाती हैं, और इसके लिए जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही होती है वो भी आपके पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा होता है।